जश्न की पहली तस्वीर जम्मू की है, जहां 70 साल बाद पाकिस्तान से आए हिंदू रिफ्यूजी ने पंचायत चुनाव में अपना वोट डाला। दूसरी तस्वीर हैदराबाद की है, जहां नगर निगम चुनाव में बीजेपी पहली बार बड़ी बढ़त बना रही है। जम्मू के शरणार्थी हिंदुओं को मोदी सरकार ने ही वोट डालने का हक दिया, जहां केंद्रीय मंत्री बीके सिंह समेत कई मंत्री प्रचार करने पहुंचे। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के जरिए बीजेपी का भाग्य चमकाने हिंदुत्व के बड़े चेहरे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार किया। बीजेपी ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने का वादा किया है। देश की सबसे बड़ी पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे भावनात्मक मुद्दों को लोकल स्तर पर मजबूत कर रही है। हैदराबाद यानी बीजेपी के भाग्यनगर से चलते हैं भोपाल के ईदगाह। भोपाल और इंदौर में बीजेपी विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का सिख समाज ने स्वागत किया। रामेश्वर शर्मा ईदगाह का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की मांग कर रहे हैं। भोपाल के पीरगेट का नाम भवानी चौक करने की मांग भी उठ रही है। ये विधानसभा सीट उत्तर में आता है। इस सीट पर बीजेपी शुरू से कमजोर है, जहां निकाय की 13 में से 4 सीटों पर ही उसका प्रभाव है। अब बाकी नाम बदलने वाला जहाँ प्रश्न है कि उसके पीछे का इतिहास और इतिहास से जुड़ी कुछ चीज़ें जो वहाँ के लोगों को एहसास कराती हूँ कि हम जहाँ रहते हैं उस नगर का ये नाम होना चाहिए। इसलिए ना छोटी छोटी कॉलोनियाँ भी बनती हैं तो लोग उसका अपना नामकरण करते हैं, नगर का नामकरण करते हैं, तो इससे नगर से पहचान होती है। जैसे हमारी अपने पूर्वजों के नाम से पहचान होती है, वैसे ही उस नगर के उन नामों से पहचान होती है। और इसको मुझे लगता है चुनाव की राजनीति से संबंधित हो, ऐसा नहीं मानना चाहिए। 4 वार्ड जो ऐसे हैं हमारे, हम उस पर कहीं ना कहीं उन पे फाइट तो करते हैं, लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं बन पाते हैं, क्योंकि टोटली वहाँ हमारा जो HM के आधार पर मतदान होता है और 90 और 10% का रेशो वहाँ पर है। कहीं ना कहीं उसमें हमको दिक्कत आती है। हम 9 वार्ड जीतने की स्थिति में हमेशा रहेंगे अगर प्रयास करेंगे तो। बीजेपी में ये प्रयोग नया नहीं है। भोपाल के बेरागढ़ का नाम संत हिरदाराम किया गया। होशंगाबाद संभाग नर्मदापुरम हुआ। अब शहर का नाम भी नर्मदापुरम करने की मांग उठ रही है। उधर कांग्रेस सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का आरोप तो मजबूती से लगाती है, लेकिन वो मजबूर भी दिखती है। ईदगाह के मामले में ये बुला रहे हैं समाजों को कि पट्टी का लगाओ। ये सरकार जो इनकी खुद की है वो भी इनको सीरियसली नहीं ले रही है और हम भी इनको सीरियसली नहीं लेते। ये इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन भोपाल हो या मध्य प्रदेश की जनता, ये किसी भी ध्रुवीकरण के बहकावे में आने वाली नहीं है। MP में आने वाले समय में निकाय और पंचायत चुनाव है। अगले साल देश में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के असेंबली इलेक्शन है। फिर 2023 में MP में चुनाव आ जाएंगे। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से कच्छ तक बीजेपी अभी से हिंदुत्व का ग्राउंड मजबूत करने में जुट गई है। फिर राम मंदिर निर्माण का बड़ा कार्ड तो उसके पास है ही। दूसरी तरफ अपने ही उलझन में फंसी कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां इस फार्मूले का क्या तोड़ लाती है, यही बड़ा प्रश्न है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है लोकल में वोकल हिंदुत्व। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या हॉकी हो या कोई भी खेल का डिसिप्लिन जहां टीम गेम है, वहां पर अगर कैप्टन लगातार सोचता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, थिंकिंग कैप्टन। एक ऐसा कप्तान, थिंकिंग कैप्टन, जो लगातार सोचता रहता है क्या करना चाहिए, कैसे आगे प्लेसमेंट्स होना चाहिए उसके प्लेयर्स का, कैसे विपक्ष की कमजोरियों को ध्यान रखें, और सबसे महत्वपूर्ण जो अलग अलग ओकेजन्स के लिए जो रणनीति बनती है उसको कैसे बनाया जाए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए थिंकिंग कैप्टन शब्द जो है वो काफ़ी मुफीद लगता है, क्योंकि ये पार्टी निरंतर सोचती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दबदबा है, वहाँ निकाय चुनाव में उसको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने लगभग अपने सभी कैंडिडेट्स निकाय चुनाव में बदल दिए। उसके अच्छे नतीजे भी मिले और सराहना भी हुई कि साहब आपने एक नया प्रयोग किया। और जिस तरह से हैदराबाद की हम बात करें, वहाँ हिंदुत्व का विषय, चाहे उसके प्रतीक माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ हों या फिर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कश्मीर पर और ट्रिपल तलाक पर एक बहुत ही मजबूत स्टैंड लिया, इन तमाम चीज़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अब सरकारों के साथ, जो स्थानीय सरकारों से जुड़े चुनाव हैं, ख़ासतौर से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो नगरीय निकायों के चुनाव हैं,
उनके लिए भी एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये चुनाव इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक पार्षद ही अगला विधायक होता है, और जो अच्छा पार्षद है निश्चित तौर पर उसकी राजनीतिक संभावनाएं बहुत बेहतर होती हैं। तो थिंकिंग कैप्टन वाली बात है। जहां दूसरी पार्टियां अभी विधानसभा चुनाव या लोकसभा की जद्दोजहद में ही उलझी हैं, बीजेपी ने अब स्थानीय निकाय जैसे मसलों को लेकर भी अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और उसके बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव नज़दीक हैं और इसी में गुरु नानक देव जी के नाम पर ईदगाह हिल्स का नाम और तमाम नाम जो बदले जाने की बात बीजेपी कर रही है, तो एक बहुत साफ तौर पर उसकी एक सोच भी नज़र आती है और एक भावनात्मक विषय को सतह पे लाने की उसकी कोशिश भी नज़र आती है। कितना इसका फ़ायदा मिलेगा, मिल सकता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी सोच ज़रूर रही है निरंतर, लगातार। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सतना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी, अपनी चिर परिचित भाव भंगिमा और स्पष्ट वाणी के साथ, बहुत प्रणाम उनको। और उनके साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक विनय सक्सेना जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले शिव अनुराग पटेरिया जी की एक टिप्पणी लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। पटेल साहब, थिंकिंग कैप्टन बीजेपी के लिए हमने शब्द उपयोग किया, आप किस तरह देखते हैं? लगातार सोच रही है बीजेपी और अब स्थानीय निकाय तक जिस तरह का अप्रोच लेकर पहुंची है, बात चाहे ओवैसी साहब को बहुत मजबूत टक्कर दे के पीछे छोड़ने की हो, या फिर भोपाल में हम बात करें कि गुरु नानक जी के नाम पर ईदगाह हिल्स का नाम रखने की बात हो, या लव जिहाद पर कानून बनाने की बात हो, बीजेपी अब उन मसलों की तरफ लौट रही है जिनको हम इमोटिव इश्यूज भी कहते हैं, और स्थानीय निकाय के चुनाव पर भी मजबूत नज़र। क्या कहेंगे आप? जी पटेल साहब। सरज जी, भारतीय जनता पार्टी का कल्ट और कल्चर जो रहा है वो 24/7 का रहा है। 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल में लगातार काम करते रहना, और संगठन और संघ उनकी बहुत बड़ी ताकत है। इसमें एक तड़का मध्य प्रदेश के संदर्भ में शिवराज का लग गया है, शिवराज, संघ और संगठन। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का जो नई लीडरशिप आई है, उसने भारतीय जनता पार्टी को एक चुनाव मशीन के तौर पर तब्दील कर दिया है। इलेक्शन मशीन जिसे मैं कह सकता हूँ, टाइम मशीन हुआ करती है, उस तरह की एक इलेक्शन मशीन के तौर पर सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया है। और ये सबसे बड़ा कारण है जो कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे दलों से अलग बनाता है। दूसरे दल चुनाव के वक्त चुनाव की तैयारी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी शांति के समय सारी तैयारी करती है। सबसे बड़ी बात है, जब युद्ध काल हो तब अपनी तलवारों को निकालेंगे तो तलवारें उतनी असरकारक नहीं होती, लेकिन शांति काल में उनको धार देते रहें, तो भाजपा वही कर रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव अभी नहीं है, नगरीय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मुद्दों को हवा दी जा रही है। चाहे वो रामेश्वर शर्मा हों, चाहे दूसरे लोग हों, लगातार इस तरह के मुद्दों को खड़ा करते हैं। अगर हैदराबाद की बात की जाए, तेलंगाना राज्य में एक छोटा इलाका है, लेकिन कई राज्यों से उसका अपना बजट बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात है, प्रतीकात्मक लड़ाई है, प्रतीकात्मक द्वंद्व है। अगर दक्षिण भारत में तेलंगाना में भाजपा अपने स्थापित होती है, पिछले चुनाव में कुल मिला के 4 वार्डों में उन्हें जीत हासिल हुई थी, और उसकी तुलना में अगर आज जीत देखी जाए तो कई गुना ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस बुरी स्थिति में पहुंची है वहाँ पर। तो भाजपा एक अलग किस्म के पॉलिटिकल कल्चर की पार्टी है, और अब अलग किस्म के लोगों के हाथ में वो पार्टी है। वो लगातार जीतना और सिर्फ जीतने के अलावा कुछ नहीं, और लगातार आगे चलना। भाजपा का एक ध्येय बाकी भी है, चरवती चरवती चरवती, और मुझे लगता है इसके लिए सारे मुद्दों का उपयोग किया जा रहा है। जी, आप में से जिन भी मेहमान का मोबाइल उनके पास में हो, उनसे आग्रह रहेगा थोड़ा दूर कर दें, क्योंकि उसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस है। विनय जी, एक टिप्पणी आपकी, फिर उसके बाद मैं शंकरलाल तिवारी साहब की तरफ बढ़ूंगा और उनकी राय जानूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी राय सुनना चाहूँगा इस विषय पर। एक तरफ बीजेपी निरंतर सोच रही है, कांग्रेस क्या कर रही है? मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? आप ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है। जी जी। देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस मध्य प्रदेश में यहाँ की
बातों को हम अन्य राज्यों से जोड़ के देखें उचित नहीं होगा। और मध्य प्रदेश पे जो अभी वर्तमान हालत है, जो वर्तमान जो सरकार है, वो जिस तरह से ये मुद्दे आप देख रहे हैं सामने लाए जा रहे हैं, आवश्यक ये है कि काम जरूरी है कि नाम जरूरी है। दूसरी बात ये है कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार के हालात अच्छे हैं? क्या मध्य प्रदेश की सरकार को इस समय ये सोचना चाहिए कि नाम ज्यादा जरूरी है कि काम ज्यादा जरूरी? अभी एक एक शहर के हालात ये हैं कि एक एक नगर निगम के एक एक खंबे की लाइट नहीं बदल रही। दिवाली जैसे मौसम, दिवाली जैसे त्योहार में, जो हिंदुओं का त्योहार है, वहां पे खंभों की लाइट नहीं बदली गई और अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। मध्य प्रदेश की सरकार ने साफ कह दिया है कि आत्मनिर्भर बनिए, आप वसूली करिए। वसूली कर रहे हैं, घरों की कुर्की कर रहे हैं, लेकिन आप शहर के गड्ढा नहीं भर रहे, लाइटें नहीं सुधार रहे, जल व्यवस्था जो है, ठंड के मौसम में पानी नहीं मिल पा रहा। मेरा कहना यह भी आवश्यक है कि काम क्यों नहीं हो रहे। मध्य प्रदेश सरकार को कहना चाहिए, अब इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो वो आपका विषय हो सकता है। समय है, कभी कभी हिंदुस्तान में ये स्थितियां बनती हैं, उस समय को एक दौर चल रहा है जिसमें कि हर वो बात सामने लाओ जिससे कि जो मुख्य मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाएं। अभी वर्तमान में आज जबलपुर शहर की हालात देखिए, कल एक रात को 16 साल के बच्चे का मर्डर हुआ, अभी थोड़ी देर पहले गलगला में महिला को घर के अंदर घुस के मार दिया गया। शहडोल में एक के बाद एक बच्चों की मौतें हो रही, 32 में से 8, 1 और 3 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। लेकिन सरकार जो है सिर्फ बातें का जमा खर्च कर रही है। ये गंभीर विषय है जो मध्य प्रदेश की जनता जो है देख भी रही है, सुन भी रही है। मुझे नहीं लगता कि बाकी जो जगहों की आप बातें कर रहे हैं उससे मध्य प्रदेश में कोई फर्क पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता तो चाहती है कि हमको काम मिले, हमारी जो जरूरतें हैं वो समय पे पूरी हों, बच्चों को समय पे नौकरी मिले, ये एक विषय गंभीर होना चाहिए। हमें शिक्षा मिले, वो एक विषय बहुत जरूरी है। खिलाड़ियों को खेलने के लिए मौके मिले, उन सब मुद्दों पे कोई सरकार अगर चर्चा नहीं कर रही है तो ठीक है, एक दौर होता है जब झूठ का भी दौर चलता है और बाकी अन्य बातों से बहला फुसला के आप मुख्य मुद्दों को गौड़ कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और हिंदुस्तान की सरकारें हैं, वो विकास के मुद्दे पे बनी थी। माननीय मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था मेरे लिए विकास का मुद्दा होगा। अब ये विकास के मुद्दे पे बात क्यों नहीं हो रही? ये भी विषय आना चाहिए। इन विषयों की बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण ये विषय है। तिवारी साहब, आरोप है कांग्रेस का, विनय जी का साफ तौर पर कि आप यानी बीजेपी ध्यान बांटने की राजनीति कर रही है। आप विकास की बात जरूर करते हैं लेकिन अब विकास से हट चले हैं और इसीलिए भावनात्मक मुद्दों को उठाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए आपने बात सारी, क्या कहेंगे? जी माननीय शरद जी, आपके प्रश्न का उत्तर तो चतुर हमारे हैं, होशियार हैं विधायक जी सक्सेना जी, उनने टच ही नहीं किया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि पटेरिया जी ने जो अभी कहा, माननीय पटेरिया जी ने, बीजेपी का 12 महीने 24 घंटे जी एक ही सूत्र मैंने जाना है कार्यकर्ता के हैसियत से, और वो ये कि कार्यालय, कार्यक्रम और कार्यकर्ता, ये तीन को निरंतर सक्रिय रखना है। बिजली चली जाए तो चली जाए, आंधी आ जाए तो आ जाए, तूफान आ जाए तो आ जाए, और नए नए काम उसी में से ढूंढ लेने उन आंधी तूफानों में। पर कार्यकर्ताओं को निरंतर कार्यक्रम कि वो 24 घंटे वो भी खाली नहीं रहता। हम लोगों से भी पार्टी कम एक रत्ती कोई कार्यकर्ता के साथ वो नहीं रखती है कोई मुरव्वत। अभी आप देखिए, ये तो आज विषय आपने बनाया है, ये वो टेकरी वाला है, ईदगाह और टेकरी, नानक टेकरी के नाम से जो रामेश्वर जी ने कहा, इसमें बुरा क्या है? इसमें क्या खराब है? नानक जी के जन्मदिन के दिन यदि वहां के कोई वरिष्ठ विधायक और ये सोचते हैं, जो प्रोटेम स्पीकर भी हैं, कि भैया ये आजाद देश है, गुरु नानक का देश है, तुलसी का देश है, कबीर का देश है, और इस देश में ये टेकरी का नाम है, गुरु नानक टेकरी रह गया तो बढ़िया है। तो वो बोले नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। अरे नगर निगम के चुनाव देखने हैं। मैं सबसे पहले बधाई दूं शरद जी आपको, पानी पटेरिया जी को, अपने विनय जी को भी जी, कि आज हैदराबाद में जश्न का माहौल है। आज हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में एक जैसी स्थिति है, पटाखे फूट रहे हैं, और ये सच में आजादी के 70 साल बाद
वास्तविक आजादी के पटाखे हैं, जब देश अपनी एकता, अखंडता और अस्मिता के बिंदुओं पर एक हो रहा है। और वह विकास की बात अभी अगर याद करें विनय जी, तो कल ही आपके चैनल ने, इसी बंसल न्यूज ने और सभी चैनल ने 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि माननीय शिवराज सिंह जी ने किसानों के लिए डाली है। एक क्लिक से वो पैसा 2000 रुपए प्रत्येक किसान को, जो 4000 रुपए किसान की घोषणा की है, 6000 रुपए केंद्र से मिल रहा था, 4000 रुपए मुख्यमंत्री जी ने उसमें दिया है राज्य सरकार से, कल ही वो पैसा दिया। विकास की बातें अगर कर रहे हैं तो आप देखिए कि जितना मैंने विकास की दृष्टि से पूरी चौमुखी योजना बना करके केंद्र की सरकार, आज आप सब के ऊपर मुझे धन्य होता है वरिष्ठ पत्रकारों पर, कि गडकरी जी के काम को देश के अंदर जो संसाधन बनाने हैं आवागमन के, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो हवाई हो, चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, जिस ढंग से काम पिछले समय माननीय गडकरी जी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में किया है, वो अद्भुत है। चलिए मैं एक पहले तो आपके एक सवाल का जवाब ले लेता हूं विनय जी से कि विनय जी आखिर अगर एक सेकंड सर जी, आपने पूछा था इनसे कि ये कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जी, मैं इतनी कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें, आधा सेकंड ले रहा हूं, अगर आप देखें तो एक तरफ ईदगाह आपको दिख रहा है और भी अन्य चीजें नाम बदल रहे हैं, होशंगाबाद हुसैन सिंह को कर रहे हैं, वो सब ठीक है, और एक तरफ हमारे पूरे प्रदेश में मंडल प्रशिक्षण चल रहे हैं। स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता को और प्रदेश के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता जाकर के 10 विषयों पे 10 विषय चिन्हित, माननीय शरद जी लंबा हो जाएगा, 10 अन्य विषयों पर पार्टी की विचारधारा, पार्टी का इतिहास, पार्टी का पिछले 6 साल में चलिए मैं आऊंगा अभी तिवारी जी, एक राउंड और रहेगा आपके पास। आपने पूछा था मैं प्रभु से, बिल्कुल अरे आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं सर, व्यस्त भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं और अनुशासनबद्ध भी रहते हैं, और यही बीजेपी की बड़ी ताकत भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और उसको झुठलाना जो है वो कोई उसका अर्थ भी नहीं है। आपकी ताकत अपनी जगह। विनय जी से मेरा सवाल यही है जो आपने भी पूछा। विनय जी, आखिर अगर नाम बदला जा रहा है या किसी महापुरुष के नाम पर रखा जा रहा है, तो आप क्या इसको मानते हैं कि ये भावनात्मक छल जैसा विषय है, या अगर आपकी असहमति है, पहले तो मैं यही जान लूं क्या आपकी असहमति है इस विषय से कि जी बोलिए। जी देखिए ना मैं चूंकि भोपाल के उस जगह के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है इतिहास की, हमेशा हिंदुस्तान में इतिहास को देख के ही कोई काम किया जाता है, और जहां तक ये बात कर रहे हैं, ना मैं किसी गुरु नानक जी के बात पे कोई आपत्ति है मुझे, और ना ही किसी महापुरुष के नाम पे आपत्ति है। मुझे तो आपत्ति है कि जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तौर, अभी देखिए आदरणीय तिवारी जी ने अभी कल पूरे मध्य प्रदेश में 100 करोड़ की घोषणा हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की, और आज इन्होंने कह दिया 200 करोड़ रुपए, मतलब कल से आज में 100 करोड़ रुपए की राशि बढ़ा दी। कल मैंने खुद जबलपुर में मानस भवन में सुन तो लीजिए कल सुनिए तो, कल तोमर जी ने जो चेक बांटे वो 2-2 हजार रुपए के बांटे किसानों को, मैं खुद था उस कार्यक्रम में। सुन तो लीजिए, 2000 को इनने कह दिया 4000 रुपए और 6000 रुपए। ये कितने गजब के इनके यहाँ जो 24 घंटे काम चलता है, कि कैसे एक बार झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, और सुन तो लीजिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जोर जोर से बोलो, झूठ को सच बना दो। ये गजब का इस पार्टी में जज्बा है कि किसी भी झूठ को सच बनाने का। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अगर मैंने तो ये कहा कि शहडोल के बच्चों की मौतों पे बात क्यों नहीं होना चाहिए, जिन कोरोना सुन तो लीजिए, जिस कोरोना वॉरियर्स को फूल बरसा रहे थे मोदी जी, कल नीलम पार्क में भोपाल में वहां लाठीचार्ज कर दिया गया, पैरामेडिकल के स्टाफ को नौकरी से हटाने की बात कर रहे हैं, क्या कोरोना खत्म हो गया है? तो इन मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो ये मुद्दों की, जहां तक ये बात करते हैं 24 घंटे काम करने की, तो मैं कहना चाहता हूं कि 24 घंटे काम, ऐसा कौन सा इंसान है जो 24 घंटे काम करता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं जितना ये काम करते हैं इससे ज्यादा तो मैं भी काम करता हूं। सुबह से जिनके इतने नेता जबलपुर शहर में है, उनसे ज्यादा 18-19 घंटे हम लोग भी काम कर।
चलिए विनय जी, मैं आपसे सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा हूँ। नहीं आदरणीय अरे तिवारी नहीं, साहब, नहीं। आपका सर्टिफिकेट जनता देगी। नहीं, मैं कौन होता हूँ जी, आपको सर्टिफिकेट जी। देने वाला? चलिए, आपके चलिए, झूठ को आपके झूठ को सर्टिफाई करने वाला मैं कौन होता हूँ? ये चलिए। तो जनता ही आपके झूठ को सर्टिफाई कर देगी। कल वैसे 100 करोड़ मैंने की आपकी राशि थी, बात 200 मान करोड़ हो ली है, गई, मैं 100 कल 2000 करोड़ बांटे, मान आज रहा 4000 हूँ। हो गए। तो ये झूठ भरे 100 से मैं करोड़ मान बने रहा का। हूँ भाई। 100 करोड़ मान लिया उन्होंने विनय जी, आपने मैं देखिए आपकी बड़े बात तो मान बड़े देख रहा रहा मन हूँ हूँ। से। भाई साहब, कितनी पर वो जल्दी झूठ 4000 6000 गलत नहीं मैं है। धन्यवाद देता हूँ तिवारी साहब। मैंने बड़े वो मन भूल से मैंने उन्होंने अपनी स्वीकार कर सुनिए लिया। तो प्रद्युम्न तोमर जी के साथ कल में आपके भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक नहीं थे, मैं था उस मंच पे। 2000 रुपए के चेक बांटे थे आपने कल। उसकी फोटोग्राफ नहीं, नहीं। जबलपुर शहर के सभी प्रतिष्ठित अखबारों में छपी है और चैनल्स ने दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक चलिए चैनल्स। चलिए चलिए, तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा सच पे चलिए और हर चीज को, मुद्दे को इशू बना पटेल के, साहब सबसे बड़ी, जब इशू नहीं है तो जी। कंफ्यूज कर दो। पटेल तो आज साहब, भारतीय जनता पार्टी जी। की जो रोतेला मुख्यमंत्री की स्थिति में है माननीय मुख्यमंत्री जी, पटेरिया साहब, बड़ा सवाल ये है कि या तो आप अपने प्रतिद्वंदी से, जो ताकतवर प्रतिद्वंदी आपका है, जाहिर तौर पर ताकतवर है, इसको तो मानना ही पड़ेगा, संगठन की दृष्टि से बीजेपी कांग्रेस से काफ़ी आगे खड़ी है। इसके बाद भी 2018 में कांग्रेस ने एक अच्छी पोजीशनिंग हासिल की, जिसका फ़ायदा विपक्ष के नाते भी उसको अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में मिलेगा। लेकिन या तो आप अपने ताकतवर प्रतिद्वंदी की शैली पर अमल करिए, जैसा वो कर रहा है, और कांग्रेस ने कई जगह कोशिश भी की, जिस तरह हमने देखा कि हिंदुत्व के मसले पर कांग्रेस जिस तरह खुलकर सामने आई मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पर, ये बीते 2 सालों में हमने इसके पहले नहीं देखा कि भगवान राम का इतना बड़ा पोस्टर तो बीजेपी कार्यालय में हमने नहीं देखा जितना कांग्रेस कार्यालय में देखा। अब इसी तरह या तो आप वो आगे करिए या फिर बेहतर नतीजे लेकर आइए। अगर आप उनकी नीतियों से असहमत हैं, कोई और रास्ता चुनिए। क्या आपको लगता है कांग्रेस इन दोनों में कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रही है, और नहीं बढ़ रही है अगर तो क्यों? जी पटेल साहब। शरद जी, वास्तव में एक बात कहते हैं कि आपको अपना मूल पिंड नहीं खोना चाहिए। गाय घास खाती है और शेर मांस खाता है। हर दल का अपना काम करने का वर्क कल्चर अलग है। अगर आप वामपंथी दलों की बात करें, वो कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। दरअसल अगर आप याद करें, कुछ आज से 8-10 पहले कांग्रेस के भीतर एक समिति बनाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस का जो नुकसान का सबसे बड़ा कारण है वो माइनॉरिटी का अपीजमेंट है। उसके बाद में टुवर्ड हिंदू भाजपा चली गई। उत्तर प्रदेश चुनाव हो चाहे गुजरात के चुनाव हो, मंदिर मंदिर कांग्रेस के नेता घूमे। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, आपको अपना मूल पिंड नहीं खोना चाहिए। कई बार होता ना खुदा मिले ना बिसाले सनम, आप यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, आप अपने मूल पिंड में रहिए, जीवन में सर्वोत्तम आनंद की तरफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को आपको कॉपी नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस को कांग्रेस की तरह काम करना चाहिए। और मुझे लगता है एक सशक्त विपक्ष हिंदुस्तान में कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानने वाले एक बड़ा समाज और समुदाय है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को कांग्रेस ही रहना पड़ेगा। अगर वो भाजपा की कॉपी करेगी तो मुझे लगता है चीज़ें ठीक दिशा में नहीं आएंगी। मानना आपके अंतर्मन में है, आपके अंतर्निहित है, उसे मानिए। भाजपा जिस तरह करती है, वो अगर कांग्रेस की तरह काम करने लगेगी तो वो भी डिबेकल की तरफ, नुकसान की तरफ चली जाएगी। तो मुझे लगता है हर दल को अपने मूल पिंड के साथ काम करना चाहिए। अगर उससे समझौता करता है तो बहुत दिक्कत होती है। और मुझे लगता है कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, कांग्रेस को कांग्रेस ही रहना चाहिए, सेकुलर कांग्रेस। सबसे बड़ी एक करेक्शन हो सकता है कि अपीजमेंट की पॉलिसी ना करे, वो सबसे बड़ी बात है। और भाजपा को देश के हित में, व्यापक हित में मुझे लगता है सारी चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि अब चीज़ों को डेवलपमेंट के एजेंडे पे तो आपको लाना ही पड़ेगा। जी तिवारी साहब, एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी सर, जी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक और अंतर है जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, वो ये है कि वो एक लीग पे, एक परिवार की लाइन पे चल करके और सिर्फ राज करना चाहती है। और इस चक्कर में कि हमने तो आजादी दिलाई और हम ही देश में राज कर सकते हैं, ये भाव कांग्रेस के नेताओं में जमा है। कार्यकर्ता निर्माण इनके हम, मेरे को मतलब नहीं है, पर हो नहीं पा रहा ऐसा मुझे लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से, जब से जनसंघ के रूप में बनी, तब से ये देश की एकता, अखंडता, एकात्मा मानववाद और हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, और देश के नागरिकों की जीवन को हम कैसे उच्च कर सके, ऊंचा उठा सके, शिक्षा, स्वास्थ्य,
हर क्षेत्र में देश को कैसे हम विश्व में शक्तिशाली बना सके, सीमाओं को सुरक्षित रख सके, इस मूल भाव के लेके कार्यकर्ता समर्पित होता है। और इस पार्टी में इसी भाव को लेकर के हम लोगों को आते हैं और ये प्रशिक्षण अभी हजारों हजार कार्यकर्ताओं के प्रत्येक जिले में हो रहा है। बिल्कुल। और इसलिए यही अंतर है कि जो हम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वो कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस में भी किसी न किसी वरिष्ठ नेता के लिए कर रहे हैं। विनय जी, कार्यकर्ता भाव आपके यहाँ कैसे उत्पन्न हो, ऐसा बीजेपी का कहना है। हालांकि तिवारी जी कहते हैं कि ये बात सही है कि ये आपकी पार्टी का विषय है, लेकिन कार्यकर्ता भाव ही पार्टी को खड़ा करता है, पार्टी को आगे बढ़ाता है। और कभी आपकी पार्टी में ये कार्यकर्ता भाव बड़ा मजबूत हुआ करता था, ख़ासतौर से आज़ादी के दौर में, जब आज़ादी की लड़ाई थी, और आज़ादी की लड़ाई के बाद के भी 3-4 दशकों तक कांग्रेस अपने मजबूत कार्यकर्ताओं की वजह से पहचानी गई। जी, बहुत संक्षेप में, वक्त कम है मेरे पास, 30-40 सेकंड में अपनी बात रखिए। जी देखिए, जी मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आज भी कार्यकर्ता वही सम्मान के साथ जी रहा है और समझौता नहीं कर रहा। आदरणीय तिवारी साहब ने एक और विषय कहा कि हम गरीब को खेत में पानी और ये सब जो विषय कह रहे हैं, इस एजेंडा से तो हट ही गए। आप ही देख रहे हैं कि इस समय अन्य विषयों को लाने का मतलब है कि आप ध्यान भटकाव ला रहे हैं। आप जो है, आपके पास इश्यू नहीं बचे। जब इश्यू नहीं बचे तो आप उस पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं देश में। दूसरी बात, इस देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, गरीब के पेट को अन्न नहीं मिल रहा, और लूट का जो एक क्रम चल रहा है मध्य प्रदेश में, वो आप सामने देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं, फिर 1-1 हजार करोड़ का लोन लाके, कर्ज लाके आप हालात बुरे हैं। तो मैं तिवारी जी बीच में ना बोले तो अच्छा होगा। मैं आपसे कुछ बात, आपको मैंने नहीं टोका, मैं कहना चाहता हूँ ये प्रदेश कहाँ जा रहा है। कर्ज पे कर्ज हो रहा है। एक आम आदमी के ऊपर 34,000 का कर्ज हो गया, 1,000 करोड़ का हर महीने सरकार लोन ले रही है। कैसे प्रदेश खड़ा होगा, इस बात पे चिंता का विषय भी तो होना चाहिए। इस देश में बातें हम हर समय जम्मू की करें, हम बात कश्मीर की करें, क्या मध्य प्रदेश का जो नौजवान है उसको रोजगार कौन देगा? मध्य प्रदेश का जो अन्नदाता है उसको अनाज का एमएसपी कौन देगा? विनय जी, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। हैदराबाद के चुनाव में इनके बड़े नेता गए, जब 10 धान खरीदी पूरे मध्य प्रदेश में कहना चाहता हूँ। जब हैदराबाद में आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, गृह मंत्री जा रहे थे, जब देश का बहुत धन्यवाद विनय जी, धन्यवाद शंकरलाल तिवारी साहब, धन्यवाद शिव अनुराग पटेरिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत पुरानी बात है जिस पर कहावत कह लीजिए या लोकोक्ति कह लीजिए, लोगों के मन की बात कह लीजिए, लेकिन वो बात है बिल्कुल मजबूत कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अब मुद्दा वही जो जनता मन भाए। अब अगर कश्मीर जनता को रास आता है तो इसका लाभ बीजेपी को पहुंचता है। अगर 370 पर कोई फैसला होता है और जनता को रास आता है तो फ़ायदा बीजेपी को होता है। राम मंदिर पर कोई निर्णय होता है और जनता को रास आता है तो ये बीजेपी को फ़ायदा होता है। मसले ऐसे हों, ये बहस का विषय, डिबेट का विषय, तार्किक अतार्किक, नैतिक अनैतिक पक्ष, इस पर खूब बहस हो सकती है कि आखिर ये फैसले कितने देश के हित में हैं, कितने जनता के हित में हैं, इस पर खूब बहस हो सकती है। लेकिन अगर कोई पार्टी कोई फैसला करती है और उस फैसले से जनता मुतमईन होती है और वो ये भी मानती है कि ये फैसला उसके भविष्य के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, तो इसमें दूसरी पार्टी कितना भी सोच ले, तर्क कर ले, बहस कर ले, लेकिन क्या वो उस संख्या बल को हासिल कर पाएगी जो सत्ता की तरफ कदम ताल करने के लिए ज़रूरी है, और ख़ुद उसकी अपनी आंतरिक मजबूती और बाह्य मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सवाल तो मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ और ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल से रूबरू होना ही पड़ेगा। बहुत धन्यवाद एक बार फिर सभी पैनलिस्ट का। नमस्कार।